तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको उत्तराखंड की जनजाति का पहला पार्ट पढ़ाया था और याद रखना इसके 3 वीडियो मतलब टोटल 3 से 4 वीडियो आएंगे इस टॉपिक के। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको अच्छे से तय करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। आज 2 जनजातियाँ आज कवर कर लूँगा, 2 कल कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो इसकी विविध तथ्यों को लेके आएगी, यानी वो ओवरऑल मैसअप टाइप का आप मान के चलिए, एक मिक्स टाइप का होगा। उसमें सारी जनजातियों से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आज हम लोग उसको आगे को देखेंगे। इससे पहले कि मैं उसको आगे बढ़ूँ, कल वाली वीडियो को ध्यान से एक चीज़ उसमें करना है आप लोगों को। उसमें मैंने आप लोगों को जो साक्षरता बताई थी वो डेटा मैंने परीक्षावाणी का जो वर्जन था, नया वर्जन था, उससे मैंने वो डेटा पिक किया था। तो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, यानी जहाँ पे आपने पुरुष और महिला लिखा है वो आगे पीछे कर देना, यानी पुरुष वाली को ज़्यादा साक्षरता कर देना, महिला वाली को कम कर देना। यानी आपने मेल फीमेल वगैरह जो भी लिखा है तो उसमें पुरुष वाला 83 के आसपास वाला करना है, जबकि महिला जो 62 63 के आसपास है वो महिला का करना है। जब ये बाद में मैंने क्रॉस चेक किया उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की साइट पे जाके, तो वहाँ से मैंने ये डेटा पिक किया। पहले मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था, मुझे लगा कि वही होगा। तो उतना थोड़ा सा उससे हुआ क्या है कि उस किताब में आगे का पीछे, पीछे का आगे हुआ है। तो आप कल वाली वीडियो का वो करेक्शन कर लेना। साथ ही उसमें एक नया फैक्ट ऐड कर लो जो हम स्टार्टिंग में ही कर लेना। जो ये एसटी हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, या उत्तराखंड में ये शेड्यूल्ड ट्राइब अपने आप में अनुसूचित जो जनजातियां हैं, इनका जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है 963, यानी ओवरऑल, हाँ, जौनसारियों का नहीं। तो इनका सेक्स रेशियो स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना, जहां में इनकी साक्षरता वगैरह दिखाता है। लिंगानुपात लिख लीजिए इसका 963 लिख लीजिए, जबकि ये कुल आबादी में 2.9% इनकी आबादी है। यानी उत्तराखंड की टोटल जो जनसंख्या है उसका 2.9% लगभग कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार, एसटी यहाँ पे रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, जबकि ये इनका क्या है, सेक्स रेशियो है, यानी लिंगानुपात है। ये 2 फैक्टर आप लोग ने ऐड करना है। अब हम इससे आगे को चलते हैं। एक नया हेडिंग आप लोग डालिए, आप लोगों को लिखना है थारू। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे अगला, थारू जनजाति के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए थारू। देखिए अब हमारा क्या है, जब हम थारू को कवर करेंगे इसमें भी ऐसी फैक्ट वगैरह देखेंगे। उसी तरीके से आप लोगों ने जौनसारी देखा होगा, ये पूरा इलाका जौनसार भावर का इलाका कहलाता है, जो देहरादून के वहाँ चक्राता वगैरह, कालसी, लाखा मंडल, कुछ उत्तरकाशी और टिहरी का जो जौनपुर इलाका है, ये पूरा इलाका जौनसार भावर कहलाता है। जौनसारी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है थारू। ये पूरा इलाका उधम सिंह नगर, जहाँ खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता वगैरह वाला इलाका आता है, ये वाला इलाका किस जनजाति से संबंधित है, थारू। आपने मैप में दिखाया था, थारू से संबंधित है। ठीक है, ये जो जनजाति है अपने आप में बहुभाषी है, यानी मल्टी लैंग्वेज, यानी इनकी कोई अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज नहीं है। ये अपने आप में पहाड़ी भी बोलते हैं, यानी कुमाऊनी भी बोलते हैं, इसके अलावा अवधी ये बोलते हैं, मैथिली ये बोलते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेज नेपाली वगैरह ये बोलते हैं। यानी अपने आप में कैसे हैं, बहुभाषी लिख लीजिए। ठीक है, ये जो जनजाति है बहुभाषी, बहुभाषी का सीधा सीधा मतलब एक से अधिक लैंग्वेज ये बोलते हैं। अब एक से अधिक लैंग्वेज में लिख लीजिए मैथिली, नेपाली, अवधी, भावरी, पहाड़ी, सब। ठीक, मैथिली, नेपाली कहाँ बोली जाती है, मैथिली बिहार साइड। ठीक है, अवधी, इसके अलावा कौन सी बोली जाती है, पहाड़ी, और जो भावर में बोली जाती है भावरी लिख लीजिए। ठीक है, भावर की लैंग्वेज। इस प्रकार की बहुभाषी है थारू, और अपनी कोई इनकी विशिष्ट भाषा नहीं है, यानी खुद की अपनी कोई स्पेशल लैंग्वेज नहीं है। ब्रैकेट में लिख लो, अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं, अपनी कोई विशिष्ट यानी कोई इनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है इनकी, ये बहुभाषी हैं। दूसरा, इनका जो निवास स्थान है बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, उधम सिंह नगर जिले में पाए जाते हैं। तो निवास लिखो इसका, ये कहाँ किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर, यूएस नगर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब यूएस नगर का कौन सा इलाका देखिए, खटीमा, सितारगंज, यहाँ नानकमत्ता वगैरह का जो इलाका है, और कुछ पोर्शन इसका जो नैनीताल जिले से लगने वाला है वहाँ भी ये पाए जाते हैं। अब देखिए मैथिली बोल रहे हैं, नेपाली बोल रहे हैं, अवधी बोल रहे हैं, इसके अलावा ये सब भी बोल रहे हैं। तो सिर्फ ये उत्तराखंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती है, ये जनजाति उत्तराखंड के अलावा अन्य इलाकों में भी पाई जाती है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, अन्य कहाँ, यूपी में भी पाई जाती है कुछ इलाकों में, बिहार में लिख लीजिए कुछ बिहार वाले पोर्शन में, नेपाल के इलाकों में भी पाए जाते हैं, जो नेपाल से बिहार से जो
बिहार का इलाका जो नेपाल से की ओर लगता है, ठीक है, नेपाल में पाए जाते हैं और आसाम वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है, आसाम वगैरह में भी लिख लीजिए। यानी इस प्रकार से अन्य जगहों पे भी ये अपने आप में निवास करती है, ये जनजाति थारू जनजाति। तो उत्तराखंड में बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अपने आप को किरात के वंशज का मानते हैं, यानी इनका जो वंश है अपने आप को किरात वंश है। तो अगला पॉइंट लिखिए, खुद को ये किरात वंश का मानते हैं। अगर आपसे पूछता है थारू खुद को किसके वंश का मानते हैं, किरात वंश का, जबकि ये भी इतिहासकार बताते हैं कि ये अपने आप को महाराणा प्रताप, राजस्थान के महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने, उसका वंशज मानते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, राजस्थान के महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं, राजस्थान के महाराणा प्रताप का वंशज, महाराणा प्रताप का वंशज भी मानते हैं, ठीक है, का वंशज भी मानते हैं, ये आपने लिखना है इसके लिए। यानी राजस्थान के महाराणा प्रताप के वंशज भी अपने आप को कौन सी जाति मानती है, जनजाति थारू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है थारू निम्नलिखित में से खुद को किसके वंशज मानते हैं, तो आप लोगों को अगर ऑप्शन दिखता है महाराणा प्रताप के वंशज या राजस्थान के महाराणा प्रताप के वंशज, तो आप वहां की ओर टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इनके जो शारीरिक लक्षण है, यानी इनका जो शरीर दिखता है वो मंगोल प्रजाति के समान दिखता है। यानी इनके शारीरिक लक्षण, इनका जो देखने का है वो आप कहोगे मंगोल प्रजाति क्या होती है, जो तिब्बतियन वगैरह, चाइना वगैरह के इलाकों में बेसिकली मंगोल लोग रहते हैं, तिब्बत वगैरह के इलाके में, तो उसी प्रकार के इनके शारीरिक लक्षण दिखते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति के समान, शारीरिक लक्षण डैश मंगोल प्रजाति के समान इनके दिखते हैं, ठीक है। अब हर प्रजाति के कुछ ना कुछ शरीर का लक्षण होता है, उसकी आंखें कैसी दिखती हैं, नोज वगैरह कैसा दिखता है, तो मंगोल प्रजाति के समान इसके क्या दिखते हैं, शारीरिक लक्षण दिखते हैं इसके। और इनके वहाँ जो मुख्य पेय है, ये दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, अपने आप में शौकीन है, अपने आप में बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक मदिरा एक तंबाकू, तो उसका ये सेवन अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। तो मुख्य सेवन किस चीज़ का करते हैं, तंबाकू प्लस मदिरा का, इनके वहाँ बहुत प्रचलित है, ठीक है, तंबाकू प्लस मदिरा यानी वाइन, शराब, ठीक है, तंबाकू और मदिरा का क्या करते हैं, अच्छे खासे मात्रा में सेवन ये जनजाति करती है। और ये खुद के द्वारा भी क्या करते हैं, शराब वगैरह या मदिरा का निर्माण करते हैं, चावल वगैरह से, कच्चे चावल वगैरह से, और स्वयं द्वारा निर्मित ये वाइन को यानी मदिरा को क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, स्वयं द्वारा निर्मित, स्वयं द्वारा निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में से, कौन सी जनजाति स्वयं के द्वारा निर्मित मदिरा को जाड़ कहती है, वहां कंफ्यूज मत करना, थारू जनजाति कहती है स्वयं के द्वारा निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं। अब देखिए जैसे हमने जौनसारी का देखा था, उसी प्रकार से इनके भी हम विवाह से संबंधित चीजें देखेंगे तो किस प्रकार का होता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, विवाह, ठीक है। इनके वहां जो विवाह प्रथा प्रचलित है वो किस प्रकार से है, देखिए इनकी विवाह की प्रथा कैसे प्रचलित है, ठीक है, विवाह की प्रथा। इनके वहाँ भी क्या होता है, पहले एक अलग प्रकार का विवाह चलता था जो बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और उस विवाह प्रथा को बोलते हैं बदला विवाह। तो पहले लिख लीजिए, पहले इनके यहाँ बदला विवाह प्रचलित था, आप पूरा लिखना, ठीक है। पहले इनके समाज में बदला विवाह प्रचलित था पहले, ठीक है, ये मैंने पहले कर दिया ब्रैकेट में, यानी अब बहुत कम मात्रा में ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि चीज़ें आधुनिक होते रहती हैं, अदर कल्चर के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, उससे मिलना जुलना होता है, तो हमारे खुद के कल्चर भी धीरे धीरे चेंजेस आने लग जाते हैं, एक प्रकार का मैसअप होने लग जाता है, कुछ चीज़ें हम नहीं सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को हम मॉडिफाई करते हैं, होता ही यही है। तो बदला विवाह इसमें क्या था, पहले प्रचलित था। इसमें क्या होता था, जैसे किसी की सिस्टर है, वो किसी दूसरे परिवार में दूसरे की सिस्टर होगी, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, मतलब उससे विवाह कर लेते थे। इस प्रकार की इनके समाज में एक प्रथा प्रचलित थी। यानी अगर कोई ए है और ये बी है, इसकी सिस्टर सी, इसकी सिस्टर डी, तो ये क्या करेंगे, ए की मैरिज इसके साथ हो जाएगी और बी की इसके साथ हो जाएगी, तो अपने आप में एक्सचेंज कर लिया, यानी उसने उसकी बहन से कर लिया, उसने उसकी बहन से कर लिया, इसको बोला जाता था बदला विवाह प्रथा, ठीक है। पहले चलती थी, अब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और अलग प्रथा अविवाह की दिखती है, जिसको बोलते हैं तीन टिकठी प्रथा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा किस समाज में या किस जनजाति में विवाह की तीन टिकठी प्रथा चलती है, आप लोग बता दोगे थारू में, ठीक है। वर्तमान में तीन टिकठी प्रथा, वर्तमान में तीन टिकठी प्रथा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, वर्तमान में,
यानी वर्तमान समाज में इनके वहां कौन सी विवाह प्रथा चलती है? तीन टिकटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तीन टिकटी क्या है, तो बता देना थारू के विवाह की प्रथा, जो कि वर्तमान में। अब क्या होगा तीन टिकटी में? अब बहनों को एक्सचेंज नहीं होगा शादी करने के लिए, परिवार के किसी भी मेंबर से हो सकती है, यानी जरूरी नहीं कि उसी की बहन से हो, किसी और से भी वहां पे क्या हो सकती है, उस परिवार में शादी वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तीन टिकटी प्रथा। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है कि किसके समाज में तीन टिकटी विवाह की प्रथा प्रचलित है, इसको इंपोर्टेंट कर दीजिए। बाकी हमारी तरह सगाई वगैरह का यहाँ पे भी चलता है, विवाह की बातें तय होती हैं दोनों परिवार में, तारीख तय होते हैं, तो उसके लिए तीन टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, उसको नोट कर लीजिए इसी में। ठीक है, पहला टर्मिनोलॉजी जो नाम लिखना है आपका, लिखना है सगाई रस्म को अपना पराया कहते हैं। ठीक है, यानी अपना पराया, इसको लिखो अपना, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी है आपने। अपना पराया किसको कहते हैं? सगाई रस्म को। जो सगाई रस्म होती है उसको क्या कहते हैं? अपना पराया कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी ये होगी। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करूंगा उसको बोलना पक्की पोड़ी। पक्की पोड़ी को बोलते हैं जब भी विवाह पक्का हो जाता है इनका, यानी पक्का हो गया वाली बात। ठीक है, पक्की पोड़ी, यानी दो परिवारों के बीच विवाह क्या हो गया? तय हो गया, किसी के साथ इसकी शादी होगी, यानी विवाह तय करने की प्रथा क्या होती है? पक्की पोड़ी होती है। ठीक है, विवाह तय हो गया इसका मतलब। और तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं तिथि तय करने वाली जो अपने आप में चीज है, उस शब्द को बोलते हैं बात कट्टी, यानी बात क्या होगी? पक्की होगी वाली बात। ठीक है, बात कट्टी, यानी ये क्या होगी? तिथि तय होगी। किस किस की तिथि तय? विवाह की तय। ठीक है, अगर विवाह की बात तय होगी तो उसको बोलते हैं बात कट्टी, सगाई रस्म को बोलते हैं अपना पराया, और विवाह तय होने की प्रथा को बोलते हैं पक्की पौड़ी। ये तीन के तीन टर्मिनोलॉजी आपको क्या करना है? रखना है। इसी के अलावा इसके साथ साथ इनके मतलब समाज में विवाह से संबंधित एक और चीज शब्द सुनने को मिलेगा, उसको बोलते हैं चाला। अगला शब्द क्या लिखोगे? चाला। चाला के नीचे क्या लिखोगे? विवाह के उपरांत जब लड़की 2-3 महीने बाद परमानेंटली अपने पति के घर रहने लग जाती है, उसी प्रथा को बोलते हैं चाला। तो क्या लिखोगे? विवाह के उपरांत कन्या द्वारा अपने पति के घर स्थायी रूप से रहना। ठीक है, कन्या के द्वारा क्या किया जाएगा? विवाह के उपरांत कन्या के द्वारा अपने पति के घर किस रूप में रहना? परमानेंटली, स्थायी रूप में। 2-3 महीने के बाद अपने आप में जाती है, यानी 2 और 3 मंथ के बाद। ठीक है, इसको बोलते हैं चाला। तो चाला क्या होता है? कन्या द्वारा अपने पति के घर 2-3 महीने बाद स्थायी रूप से रहने की प्रथा को चाला बोला जाता है। पूरा सेंटेंस लिखना, कन्या द्वारा 2-3 महीने बाद पति के घर स्थायी रूप से रहना क्या कहलाता है? चाला कहलाता है इनके समाज में। ठीक है, अब देखिए विवाह से संबंधित विधवा विवाह इनके यहाँ प्रचलित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवा विवाह प्रचलित, यानी विधवा विवाह भी यहाँ क्या होता है? प्रचलित है। और विधवा विवाह जब हो जाता है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद जो लड़की के पिता होते हैं, लड़की का परिवार होता है, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को एक खास प्रकार का भोज करवाता है, उसको बोलते हैं लठ भरुआ भोज। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो लठ भरुआ भोज। पूरा सेंटेंस लिखना है आप लोग, लठ भरुआ भोज। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लठ भरुआ भोज। इसको क्या लिखोगे? विधवा विवाह के उपरांत कराया जाने वाला भोज। पूरा लिखना, विधवा विवाह के उपरांत कराया जाने वाला भोज, इसको बोलते हैं लठ भरुआ भोज। कब होता है? विधवा विवाह के उपरांत उपरांत कौन सा भोज कराया जाता है? लठ भरुआ भोज। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इनका समाज किस धर्म को मानता है? जैसे हिंदू धर्म है उसी प्रकार से इनका समाज भी हिंदू धर्म को फॉलो करता है, और साथ ही साथ इनके परिवार में भी संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, हिंदू धर्म को मानते हैं प्लस संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा इनके यहाँ भी क्या है? प्रचलित है। दोनों चीज लिखना है, हिंदू धर्म को मानते हैं और संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ प्रचलित है, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पे भी होता है। अब आते हैं इनके त्योहारों की बात। ठीक है, तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, थारू के प्रमुख त्योहार। थारू के प्रमुख त्योहार। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके त्योहारों से संबंधित। देखिए जो फैक्ट छूटेगा लास्ट में, जो चौथी वीडियो आएगी इस सीरीज की, यानी जनजाति की, वहाँ सारे मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इनके जो त्योहार हैं इसमें दशहरा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली वगैरह भी मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बजहर नाम का त्योहार भी ये मनाते हैं। तो कौन कौन सा होगा? दीपावली ये मनाते हैं, साथ ही साथ दशहरा भी इनका फेमस है, होली भी ये हमारी तरह मनाते हैं। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट है बजहर नाम का त्यौहार। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है, बजहर नाम का त्यौहार भी ये मनाते हैं। दीपावली को ये जनजाति शोक के रूप में मनाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो उसको बोला जाता है थारू। तो दीपावली के नीचे लिखो शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में, ठीक है। यानी दीपावली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है, तो आप बताओगे थारू जनजाति। बाकी दशहरा वगैरह इनके वहाँ होता ही है। और होली क्या करते हैं, होली में एक खास प्रकार का इनके वहाँ नृत्य होता है, उसको बोलते हैं खिचड़ी नृत्य, ठीक है। और होली लगभग 7-8 दिनों तक चलती रहती है। इसमें स्त्री और पुरुष मिलकर कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो होली के नीचे लिखो स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं इस अवसर पर। स्त्री सीधे सीधे लिखो खिचड़ी नृत्य, खिचड़ी नृत्य, ठीक है। यानी अगर कोई ये पूछता है कभी कौन सी जनजाति होली के अवसर पे खिचड़ी नृत्य करते हैं, आप लोग सीधे सीधे क्या बताओगे उसको, थारू जनजाति अपने आप में होली के अवसर पे कौन सा नृत्य करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। और किसके द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा, यानी महिला प्लस पुरुष के द्वारा, यानी स्त्री प्लस पुरुष, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, खिचड़ी नृत्य किया जाता है। और जो बजहर नामक त्योहार है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कौन सी जनजाति मनाती है, बजहर। बजहर अपने आप में थारू। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कोई पीपल वगैरह का वृक्ष होगा, उसके पीपल के वृक्ष के जड़ पे महिलाएं जाके एक प्रकार का भोज वगैरह बनाती हैं, वहीं पे वो खाना खाती है और वहाँ पे वो लोक नृत्य वगैरह पूजा पाठ वगैरह करती हैं। एक वर्षा ऋतु के टाइम पे, यानी शायद बैसाख वगैरह के टाइम पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, बजहर नाम का नृत्य, तो बजहर नाम का त्यौहार। तो बजहर नाम का त्यौहार कौन मनाते हैं पूछते हैं, अपने आप में थारू। तो बजहर के नीचे खुद ही लिख लो पीपल के वृक्ष के जड़ पे महिलाओं द्वारा भोजन यानी खाना बनाया जाता है, तथा इसमें क्या किया जाता है, पूजा पाठ होती है और साथ ही साथ एक प्रकार का लोक नृत्य भी वहाँ पे करते हैं। तो बजहर नाम का अपने आप में त्यौहार है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे इनकी अर्थव्यवस्था बेसिकली किस चीज़ से संबंधित है, कृषि, पशुपालन और अपने आप में आखेट संग्रहण। आखेट होता था पहले के टाइम पे, अब तो बहुत कम दिखेगा। तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, अर्थव्यवस्था, 3 चीजें हैं इसमें, कृषि, पशुपालन और आखेट। आखेट होता था ना, जैसे जंगलों में जाके एक जगह से दूसरी जगह सफाई वफाई करके तो कुछ टाइम वहाँ रहो, वहाँ की खेती वेती करो, फिर अगली जगह चले जाओ, इस टाइप के काम होते थे। मतलब सब चीज़ें, ठीक है। कृषि, पशुपालन, आखेट वगैरह इसका क्या होता था, अर्थव्यवस्था का मेन आधार है इस जनजाति का। इसके अलावा देखिए इन लोगों का जो मुख्य भोजन है, ये खाने में क्या लेते हैं अपने आप में, चावल और मत्स्य, मछली का यानी सेवन और चावल का बहुत यहाँ पे क्या प्रचलन है। क्यों होगा, उसके पीछे लॉजिक है। ये कहाँ रहते हैं, तराई के इलाकों में, उधमसिंह नगर इलाकों में। यहाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में धान की खेती होती है। क्यों होती है, धान को पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता अगर होती है तो तराई इलाकों में, मैंने आपको बताया था, इजीली पानी मिल जाता है। पाताल तोड़ कुएं यहाँ मिलते हैं, पानी अच्छी खासी मात्रा में उस जमीन में रहता है, तो वहाँ पे धान की खेती अच्छी होती है। तो धीरे 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 वही हमारी संस्कृति में शामिल हो जाता है। तो मुख्य भोजन क्या है इनका, भोजन लिखो चावल प्लस मछली। बाकी ऐसा नहीं कि और चीज़ नहीं खाते, ऐसा बस सोचना, ठीक है। और चीज़ भी खाते हैं, चावल और मछली इनका क्या है, मुख्य रूप से भोजन है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, चावल प्लस मछली। अब देखिए ये तो इनकी अर्थव्यवस्था है। अब कुछ चीज़ें इनके आती हैं, इनके जो महिलाएं हैं, इनकी महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा क्या है समाज में या इनके परिवार में, महिलाओं को पुरुषों से उच्च स्थान दिया गया है, यानी महिलाओं को प्रतिष्ठा दी गई है इनके समाज में, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें और लिखनी है। जो थारू है वो किस किस टाइप के पाए जाते हैं, देखो थारू है, 4-5 टाइप के थारू होते हैं अलग अलग जगह इनके समाज में। एक को लिख लीजिए आप राणा, जो कि हमारा, इसी को आपने याद रखना है, जो कि बेसिकली यूएस नगर साइड पाए जाते हैं, यूएस नगर साइड पाए जाते हैं राणा थारू, ठीक है। बाकी यहाँ बहुत कम मिलेंगे, कुछ नेपाल, कुछ असम, बिहार वगैरह मिलेंगे। उसके नाम लिख लीजिए बस, कठरिया लिख लीजिए, डंगरिया लिख लीजिए, एक लिख लीजिए। कहाँ मिलते हैं ये सब छोड़ दे, कठरिया एक लिख लीजिए, डंगरिया। ये भी अपने आप में थारू के क्या हैं, उप प्रकार हैं। एक लिख लीजिए जोगिया, एक है पश्चिमहा, एक क्या लिखोगे जोगिया और एक पश्चिमहा, ठीक है। ये अपने आप में सब के सब क्या हैं, थारू की कैटेगरी है। राणा यूएस नगर साइड पाए जाते हैं, बाकी कठरिया, डगरिया, जोगिया, पश्चिमहा थारू की ही क्या है अपने आप में कैटेगरी है, उन्हीं के समाज के हिस्से हैं। ये आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें बचते हैं थारू जनजाति से, अगले तथ्य आप लोग लिख लीजिए। देखिए इनके समाज में, थारू समाज में एक बहुत प्रचलित प्रथा भी देखने को मिलती है। इनको हम उसको बोलते हैं उरारी प्रथा। उरारी प्रथा एक प्रकार का विवाह विच्छेदन यानी तलाक टाइप की प्रथा है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनके समाज में उरारी प्रथा
ब्रैकेट में लिख लेना विवाह विच्छेदन यानी तलाक टाइप का, ठीक है, विवाह डिवोर्स टाइप का विच्छेदन। उरारी प्रथा भी, अब ये जो उरारी प्रथा होती है इसे सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है, स्त्रियों द्वारा, ठीक है, यानी स्त्रियों को इसमें अच्छे खासे क्या मिले हैं, अधिकार मिले हैं, तो महिलाओं द्वारा लिख लीजिए इसको सीधे सीधे। उरारी प्रथा किसके द्वारा की जाती है, महिलाओं द्वारा की जाती है बेसिकली। अगर पुरुष के द्वारा उरारी प्रथा की जाएगी यानी विवाह विच्छेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ जुर्माना या हर्जाना क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। बाकी विवाह के लिए इनके वहाँ 2-3 टाइप के और विवाह भी हल्का फुल्का बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। एक प्लायन विवाह बोला जाता था, एक साली विवाह बोला जाता था, एक देवर विवाह बोला जाता था। नाम से ही लग रहा है कि किससे विवाह होना है, अब वो उतना ज़्यादा नहीं दिखता है। तो उरारी प्रथा को ध्यान रखना, विवाह विच्छेदन की प्रथा जिसमें थी महिलाओं द्वारा ही शुरू किया जाता था, और अब हल्का फुल्का पुरुष जब भी ये प्रक्रिया करेंगे तो उनको दंड या हर्जाना देना पड़ता था। ये थारू जनजाति में देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा इनके जो इष्टदेव हैं वो कौन है, नारायण, यानी इनके ये इष्ट देव हैं क्या हैं, नारायण है। बाकी और भी देवता होंगे बहुत ज़्यादा, अब मतलब एक प्रकार का बहुदेववाद वाले हैं, यानी मल्टी गॉड है इनके, मल्टीपल, यानी एक से ज़्यादा भगवान होंगे। नारायण मेनली है, बाकी इसके अलावा आप लोग लिख लीजिए, एक पछावन लिख लीजिए आप लोग, इसके अलावा खड़गा भूत लिख लीजिए, काली लिख लीजिए, भूमिया लिख लीजिए, ये सब इनके क्या हैं, देव हैं जिनकी आराधना वगैरह करते हैं। लेकिन इष्ट देव किसको मानते हैं, अपना नारायण को मानते हैं। अन्य के नाम भी लिख लीजिए, पछावन लिख लीजिए, खड़गा भूत लिख लीजिए, काली लिख लीजिए, भूमिया लिख लीजिए, साथ ही साथ एक मतलब आपका राकत और कलुआ भी देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके मुख्य इष्ट देव कौन है, नारायण है। और ये अपने भगवानों को खुश करने के लिए एक काम करते हैं, सुअर व बकरी की बलि वगैरह भी देते हैं। तो अगला लिख लीजिए, अपने भगवानों को या अपने देवों को प्रसन्न करने के लिए, पूरा लिखना आप, अपने देवों को प्रसन्न करने के लिए सुअर व बकरी की बलि भी देते हैं, ठीक है। ये यानी बहुदेववाद है इनका, इष्ट देव एक ही नहीं है, बहुदेववाद है, बहुत से भगवान हैं उनके, आप लोगों ने नाम में बताए थे वो नोट कर लेना। तो इष्ट देव इनके कौन है, बेसिकली नारायण। अब देखिए इनके समाज में भी जादू टोना की प्रथा प्रचलित है, क्योंकि ये एक प्रकार के आप जनजाति इलाके हैं, पुराना समाज है, तो इस प्रकार की प्रथाएं अपने आप को देखने को मिलेगी। तो जो जादू और टोने की प्रथा है उसका जो प्रधान है, हो सकता है कि उसका नाम आपसे एग्जाम में इस बार पूछ ले, उसको बोला जाता है अपने आप में भर्रा। तो अगला लिख लीजिए, इनके समाज में जादू टोना प्रचलित, जादू टोना प्रचलित, इनके समाज में जादू टोना प्रचलित था। जादू टोने का प्रमुख क्या कहलाता है पूछेगा तो भर्रा। क्या कहलाएगा, जादू टोने का प्रमुख भर्रा कहलाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, किसके समाज में जादू टोने का प्रमुख को भर्रा कहते हैं, तो अपने आप में ये अब लगा देना आप थारू जनजाति के। तो ये याद रखना, जादू टोने का प्रमुख क्या कहलाता है, भर्रा कहलाता है। अब जो मुझे लगता है कि लास्ट इससे जो क्वेश्चन आ सकता है, थारू जनजाति का लास्ट पॉइंट है, इनके समाज में विवाद, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कल जौनछारी में पढ़ा था, उसी प्रकार से अगर कोई विवाद वगैरह होते हैं तो ग्राम पंचायत बैठती है। तो थारू समाज में ग्राम पंचायत के 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, ठीक है। विवाद निपटान हेतु, पूरा लिखना आप, विवाद निपटान हेतु थारू समाज में ग्राम पंचायत के 3 पदाधिकारी, थारू में ग्राम पंचायत के 3 अधिकारी अपने आप को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई विवाद वगैरह हो गया, कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया, उन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला जो आता है वो प्रधान हुआ, दूसरे को भले मानस कहते हैं और तीसरे को चौकीदार कहते हैं। पहला क्या होगा, प्रधान, दूसरे को भले मानस, और तीसरे को क्या बोलते हैं, चौकीदार। ये अपने आप में 3 के 3 क्या है, इनके प्रधान हो गया, भले मानस हो गया, और चौकीदार क्या हो गया, अपने आप में इनके अधिकारी होगी, जो इस ग्राम पंचायत में बेसिकली देखने को मिलते हैं। अब जो ये प्रधान होगा वो सबसे क्या होगा, सर्वोच्च होगा, यानी इसका बेसिकली इसी के निर्णय को स्वीकृति मिलती है। यानी मुख्य कौन है, प्रधान है, अपने आप में इसको श्रेष्ठ पदाधिकारी माना जाता है। तो प्रधान जो है अपने आप में श्रेष्ठ पदाधिकारी हो गया, ठीक है, श्रेष्ठ पदाधिकारी। दूसरा जो है आपका भले मानस, ये एक प्रकार का उप प्रधान टाइप का लिख लो, एक प्रकार से उप प्रधान टाइप का हो गया, ठीक है। और चौकीदार क्या करेगा, जो विवादी होंगे, जिनके बीच के इश्यू होंगे सॉल्व आउट करने के लिए, उनको क्या करता है, बुलाता है, उनको सूचना देता है। यानी वादी और प्रतिवादी को सूचना देने का काम करता है। यानी जिनके बीच मुद्दा होगा विवाद का, एक वादी बोलते हैं, प्रतिवादी
आपको सूचना देगा कि आपकी पंचायत बैठ रही ये है वो है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये प्रक्रिया भी अब खत्म होते जा रही है, न्यायालयों का गठन हो चुका है, लोग न्यायालय की शरण जाते हैं। अब तो लोक अदालतें हैं, जिला अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, लोग इनकी ओर जाने लगे। अभी प्रथा धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो इनका प्रधान, भले मानस और चौकीदार, 3 प्रकार की क्या देखने को मिलते हैं अपने आप में अधिकारी यहाँ देखने को मिलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और अगला हेडिंग आपको लिखना है राजी जनजाति, ठीक है। अगला हेडिंग लिख लीजिए राजी जनजाति, आपको राजी, ठीक है। अब देखिए राजी जनजाति के बारे में पढ़ना है, खुद दिख रहा है आप लोगों को राजी जनजाति कहाँ दिखती है। यानी बेसिकली सर्वाधिक मात्रा में इनकी जनसंख्या अपने आप में पिथौरागढ़ जिले में होती है। और कुछ मात्रा में यानी कुछ परिवार, एक आध परिवार, 1-2 परिवार चंपावत वगैरह, एक आध एक परिवार नैनीताल के इलाके में भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से राजी जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछता है तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो अगर ऐसी पॉइंट लिखोगे राजी के नीचे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है इनकी, पिथौरागढ़ में, मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में। मुख्य रूप से अगर कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछता है तो पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है, पिथौरागढ़। और ब्रैकेट में लिख लीजिए कुछ मात्रा में चंपावत प्लस नैनीताल भी, नैनीताल भी, ठीक है। बहुत कम इसके परिवार रहे हैं, बहुत नॉर्मल, अब बहुत ज़्यादा परिवार वगैरह है नहीं। तो कुछ मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में चंपावत और नैनीताल में भी राजी जनजाति आपको देखने को मिलती है। इस जनजाति को अनेक नामों से पुकारा जाता है, चाहे आप वन रावत कहिए, चाहे आप बनरौत कहिए, चाहे आप जंगलों के राजा कहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जंगलों में ही इन्होंने निवास किया। अभी भी ये समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सके, अभी भी ये मुख्यतः कहाँ रहते हैं, जंगलों में, दुर्गम इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कम मतलब इनके परिवार बचे हैं और लंबे समय तक ये जंगलों में निवास, जंगलों के इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार की जनजाति है, वहाँ रहने की वजह से इनके अन्य अनेक नाम पड़े, जिनमें इन्हें किन नामों से जाना जाता है, वन रावत यानी वन के राजा, ठीक है, बनरौत, बनरौत या जंगल के राजा, जंगल के राजा, इन नामों से इनको संबोधित किया जाता है कि इस मतलब ये राजी जनजाति। इसमें क्या क्या लिखा मैंने, बनरौत लिखा, बनरावत लिख दिया, बनरौत कर दीजिए, बनरावत कीजिए या जंगल के राजा कहिए, ठीक है। इसमें इन लोगों की जो बोली है बेसिकली उसमें आपको जैसे कुछ तिब्बतियन वर्ड, कुछ संस्कृत के वर्ड, ये सब देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी अपनी जो बोली है, इनकी बोली को बोला जाता है मुंडा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस जनजाति की बोली को मुंडा कहा जाता है, तो वहाँ राजी लिखना है। इनकी बोली क्या कहलाती है, मुंडा कहलाती है। बाकी अपने आप में हिंदी वगैरह ही बोलते हैं, तो इनकी अपनी जो बोली है उसको क्या बोला जाता है, मुंडा बोला जाता है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर देना, कौन सी जनजाति की बोली अपने आप में मुंडा कहलाती है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, राजी की, ठीक है। इनके जो आवास है यानी जिन आवासों में रहते हैं, क्योंकि ये जो जनजाति है अपने आप में काष्ठ शिल्प में बहुत ज़्यादा निपुण है, यानी जो लकड़ी वगैरह से संबंधित जो शिल्प होता है, लकड़ियों से संबंधित जो कलाकारी की जाती है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण है, बहुत ज़्यादा क्या है, संपन्न है, उसकी विद्या इनको बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इनके जो घर वगैरह होते हैं, इनके बनाए गए जो काष्ठ के घर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रौत्योड़ा, ठीक है। इनके आवास क्या कहा जाता है, रौत्योड़ा। इनके आवास को क्या बोला जाता है, रौत्योड़ा। एक प्रकार की झोपड़ियां टाइप की होती है, ब्रैकेट में लिख लीजिए झोपड़ी टाइप की, ठीक है, यानी अपने आप में एक प्रकार की क्या हैं, झोपड़ियां हैं। इनका आवास रौत्योड़ा कहलाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसका आवास रौत्योड़ा कहलाता है या किसकी बोली मुंडा कहलाती है, तो आपको क्या बताना है, राजी जनजाति की बोली जाती है। अगर आप इनके देवता की ओर आएंगे, इनका मुख्य रूप से इनके देवता हैं बागनाथ, तो लिख लीजिए इनके देवता का मुख्य देवता कौन है, इनके बागनाथ। किसको पूछते हैं, बागनाथ को, ठीक है। मुख्य देवता क्या है इनके, बागनाथ। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे अपने आप में मणनाथ लिख लीजिए या फिर आप गणनाथ लिख लीजिए, मलयनाथ, गणनाथ, सैम वगैरह, वो सब छोड़ दीजिए, मुख्य रूप से बागनाथ लिख लीजिए। ब्रैकेट में आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए, उसका नाम है एक का क्या, मलयनाथ, गणनाथ और सैम, ये तीनों का नाम लिख लीजिए, मलयनाथ, गणनाथ और सैम, गणनाथ और सैम, ठीक है। इनको भी लिख लीजिए, मलयनाथ, गणनाथ और सैम आदि, ये भी इनके क्या हैं, देवता हैं। लेकिन बेसिकली किसको पूछते हैं, अपने आप में बागनाथ को पूछते हैं, राजी जनजाति वाले। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था कि काष्ठ शिल्प में बहुत ज़्यादा निपुण हैं और इनके वहाँ जो त्यौहार हैं बेसिकली ये 2 प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, एक को बोलते हैं कारक, एक को बोलते हैं माकर, यानी एक प्रकार की कर्क संक्रांति, एक प्रकार की मकर संक्रांति, इनके 2 प्रमुख त्यौहार हैं, ठीक है। तो इनके जो त्यौहार हैं उनके नाम लिख लीजिए। एक का आपने जैसे कारक संक्रांति सुना होगा आप लोगों ने, उसको बोलते हैं लोग कारक, दूसरे को माकर संक्रांति, यानी कारक प्लस माकर संक्रांति,
कारक और मकर संक्रांति। मकर, इनके दो त्यौहार हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। वही ये कौन मनाते हैं अपने आप में? राजी। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखना कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, इन्हीं के ये त्यौहार हैं। अब देखिए यहाँ पे विवाह से के टाइम पे एक खास प्रकार की प्रथा देखी जाती है, उसको बोलते हैं मांग जांगी या सांग जांगी, जो भी लिखा होगा, और साथ ही साथ पिठा संस्कार भी इनमें प्रचलित है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनके समाज में विवाह के समय मांग जांगी या इसको सांग जांगी भी लिखा होगा। ठीक है, सांग जांगी, वैसे मांग जांगी ही होता है। वह पिठा संस्कार यानी टीका वगैरह लगाने वाला पिठा संस्कार प्रचलित है इनके समाज में। मांग जांगी व पिठा संस्कार किसके समाज में प्रचलित है अगर पूछता है तो राजी जनजाति के। काष्ठ कला के साथ साथ इनको मान्यता ये है कि ये कोल और किरात के वंशज हैं, सिर्फ मान्यता है। ठीक है, तो अगला लिख लीजिए मान्यता। क्या माना जाता है इनको? कोल व किरात के वंशज, कोल किरात वंशज इसको माना जाता है। किनको माना जाता है? राजी जनजाति को। ठीक है, ये मान्यता है कि कोल और किरात की क्या रहे होंगे? वंशज रहे होंगे। विवाह विच्छेदन की प्रक्रिया भी यहाँ भी पाई जाती है। विवाह विच्छेदन में भी इनको भी इक्वल राइट है जिस प्रकार से किसको है अपने आप में? अन्य जाति को। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, विवाह विच्छेदन हेतु समान प्रकार के पुरुष व महिलाओं को अधिकार है। ठीक है, तो विवाह विच्छेदन भी यहाँ पाया जाता है। समान अधिकार लिख लेना, विवाह विच्छेदन में समान अधिकार। विवाह विच्छेदन में समान अधिकार है महिलाओं को और पुरुषों को। इनके वहाँ वधु की मूल्य भी लिया जाता है, यानी वधु मूल्य का मतलब जो लड़की होती है उसकी मूल्य भी होता है, उसको बोलते हैं वधु मूल्य, यानी वधु मूल्य भी प्रचलित है। मूल्य भी प्रचलित, तो 200-300 रुपया कुछ ऐसी वैल्यू लगाते हैं लड़की की, एक प्रकार का उस मतलब उनका कल्चर है। ठीक है, वधु मूल्य भी इनके समाज में प्रचलित है। और प्राचीन समय में ये माना गया है कि ये लोग अदृश्य व्यापार करते थे। तो अगला पॉइंट लिखो, प्राचीन समय, अब नहीं होगा। ठीक है, ये पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन समय में अदृश्य व्यापार लिख लीजिए, प्राचीन समय में ये अदृश्य व्यापार करते थे। अब आप कहोगे अदृश्य व्यापार क्या होता है सर? अदृश्य व्यापार कुछ नहीं, एक प्रकार का व्यापार था उनका। ये लोग क्या करते थे, जैसे कोई परिवार होता था, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अदृश्य व्यापार, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट है, ठीक है, ये राजी भी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा नहीं करना है। जो फैक्ट छूटे होंगे इसके, लास्ट जो चौथी वीडियो आएगी इस सीरीज़ की, यानी जनजाति वाली, कल हम बाकी की जनजाति कंप्लीट करके जो लास्ट दिन आएगा उसमें मैं करा दूंगा। ठीक है, अदृश्य व्यापार, मैं आपको अदृश्य व्यापार समझा देता हूँ। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे जंगलों में रहते थे, तो अगर किसी परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कोई परिवार ए है, ये परिवार बी है, ठीक है, इस परिवार की ज़रूरत कुछ होगी, वो इसके पास होगा, तो रात के समय में जाके इसके कहाँ दरवाजे पे रख के आ जाएगा और ये वापस आ जाएगा। अगले दिन ये आदमी पिक कर लेगा उस सामान को, और ऐसे ही ये भी करेगा। जिसको जो ज़रूरत होती है उसके वहाँ रख के आते थे, दूसरे को जो ज़रूरत होती है वो उसके वहाँ रख आएगा, और रात्रि के समय में होगा और पता नहीं चलेगा आपको, कोई चोरी वगैरह कुछ इस टाइप का नहीं। तो ऐसी कुछ प्रथा थी, ये अदृश्य व्यापार था। ठीक है, ये रहा आपका थारू के साथ साथ राजी जनजाति। 2 जनजाति मैंने ये कंप्लीट कर दी, एक हमने जौनसारी कंप्लीट कर दी। हमारा 3 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं, 2 बचते हैं, उसके अलावा उसके फैक्ट बचते हैं 2, आप लोगों को मैं और वीडियो दूंगा इसके। उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इस वीक का आप लोगों को सुनना है, 2 क्लासेस लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री की आएंगी, और नेक्स्ट मंडे से आपकी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र की क्लास शुरू हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।